सभी को नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पेपर में हम बात करेंगे, देखो पेपर का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकीय। जैसा इसका नाम में भी हमें पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देखो दो तरह की बातें हम करेंगे। सबसे पहली बात, जैसे मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बेसिक जो अजम्पशंस हैं, बेसिक जो बातें हैं, वो सब हमने 11th और 12th क्लासेस में हमने पढ़ी हैं। अब हम बोलते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोला, मैग्नेटिक फील्ड हमने बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड हमने बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड हमने बोला, तो हम कहें कि हम एक शब्द काम में ले रहे हैं बार बार, जिसको नाम दिया हमने क्या, फील्ड, है ना। फील्ड या हम क्या कह रहे हैं, क्षेत्र। ये फील्ड जो हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे मैं कहूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूँ तो कैसा फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो फील्ड है वो बेसिकली दो तरीके के हमारे पास होते हैं। एक तो हो गया कौन सा, स्केलर, और दूसरा कौन सा हो गया, वेक्टर, है ना। अदिश क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्र, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड, ठीक है। दूसरी बात हम कहते हैं, जैसे मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, हम कहते हैं कि कोई भी स्टेशनरी चार्ज है, चार्ज सपोज दैट स्थिर अवस्था में है, स्टेशनरी स्टेट में है, तो स्टेशनरी स्टेट में वो चार्ज हमेशा क्या कर सकता है, हमारे पास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट नहीं कर सकता, है ना। यानी स्टेशनरी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता। और लेकिन यदि मैं कह दूं कि चार्ज था वो अगर किसी वेलोसिटी v से ट्रेवल कर रहा है ना, मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज है, उसके लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है और वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। तो दूसरी बात हम करेंगे, फील्ड ड्यू टू मूविंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, मूविंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, यानी स्थिर तथा गतिशील आवेशों के कारण क्षेत्र, ठीक है। तीसरी बात हम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तीसरी बात हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, जैसे स्पेशली हम बात करते हैं किसके, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम्स की हम बात करते हैं। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कौन से होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर मटेरियल्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। डाइइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पदार्थ, है ना। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में बेसिकली कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं या कुचालक होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। फिर हमारे पास बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर। हम कहते हैं कि भाई पदार्थ के चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा जाता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय। हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर वी कैन क्लासिफाई द मटेरियल्स इनटू थ्री कैटेगरीज, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो यहाँ हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, या किसी मैटर में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से इंड्यूस होता है, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज को आप डिफाइन करते हैं। और लास्ट हमारे पास बात आती है जो हम पहले भी आप लोग थोड़ा पढ़ चुके हो, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैक्सवेल इक्वेशंस हमारे पास ऐसी इक्वेशंस हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच में रिलेशन को डिफाइन करती हैं, ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पेपर में हम इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है फील्ड या क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्षेत्र के बारे में या फील्ड के बारे में, है ना। क्षेत्र या फील्ड, देखो सीधी सी बात है, फील्ड हम कहें कि भाई हमारे पास ऐसा रीजन ऑफ स्पेस आ गया जिसको हमने कंसिडर किया है, और उस स्पेस में यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर डिफाइंड है तो उस स्पेस के हर कोऑर्डिनेट के फंक्शन के रूप में यदि हम उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकें, तो वो जो रीजन ऑफ स्पेस हमने माना उसी को हमने क्या नाम दे दिया,
फील्ड दे दिया, है ना। यानी हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा आकाश आ गया, ऐसा स्पेस आ गया जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम डिफाइन कर पा रहे हो और उस स्पेस के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के फंक्शन के रूप में हम उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर पा रहे हो, तो वो रीजन ऑफ स्पेस हमारे पास क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा, है ना। ये दो तरीके के हमारे पास होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कौन सा, एक तो होता है स्केलर फील्ड, है ना। स्केलर फील्ड यानी हमारे पास डेफिनेशन आगे किसकी, परिभाषा आगे किसकी, अदिश क्षेत्र की, ठीक है। अदिश क्षेत्र सीधी सी बात है, हम कहें कि भाई ऐसा स्पेस आ गया, ऐसा रीजन ऑफ स्पेस आ गया जिसमें किसी स्केलर क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया और उस स्केलर क्वांटिटी को स्पेस के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के फंक्शन के रूप में हमने डिफाइन कर दिया, तो जो फील्ड है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्केलर फील्ड कहलाएगा। जैसे मैं कहूँ कि सपोज दैट ये हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया, जैसे एक्स डायरेक्शन आ गई, वाई डायरेक्शन आ गई और जेड डायरेक्शन आ गई। कोई पॉइंट पी आ गया जिसके कोऑर्डिनेट आ गए एक्स, वाई और जेड। अगर इस स्पेस में अगर मैं किसी स्केलर फंक्शन को डिफाइन करता हूं तो स्केलर फंक्शन को जितने पॉइंट्स हमारे पास स्पेस में होंगे हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के रूप में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं किसी वेक्टर फंक्शन को या वेक्टर फील्ड को डिफाइन करूं तो वेक्टर फील्ड को भी हर पॉइंट के फंक्शन के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं डेफिनेशन कहूं कि जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हो किसी चार्ज के कारण, तो आप क्या कहते हो कि V इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है KQ/R, यानी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस पर डिपेंड करता है इसका मतलब पोटेंशियल है वो अपने पास पोजीशन R पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हो तो वो कैसा फील्ड हो गया, स्केलर फील्ड हो गया। और ऐसे यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हो तो फॉर्मूला आप पढ़ते हो किसी पॉइंट चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग E इक्वल्स टू KQ/R², यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी पोजीशन का फंक्शन है। इसका मतलब जो पोजीशन आप पॉइंट की ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, हम कह रहे हैं कि यदि हम स्पेस में स्केलर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो स्केलर फंक्शन को हम हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के टर्म में फंक्शन के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूँ, एग्जांपल मैं कह दूं कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसका एग्जांपल हो गया, अदिश क्षेत्र का या स्केलर फील्ड का हमारे पास एग्जांपल हो गया, है ना। इसी तरीके से मैं और एग्जांपल कहूँ, जैसे मैंने कह दिया विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये भी किसका एग्जांपल हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एग्जांपल आ गया किसका, स्केलर फील्ड का एग्जांपल आ गया। डेंसिटी को अगर मैं डिफाइन करता हूं या मैं और कह दूं कि भाई मैं प्रेशर को यदि मैं डिफाइन करता हूं तो ये बेसिकली सारी कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि मैं वेक्टर फील्ड को डिफाइन करूं वेक्टर फील्ड को डिफाइन करूं तो वही बात है, किसी रीजन ऑफ स्पेस में, है ना, सदिश क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, उस स्पेस में हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं किसके टर्म में, एज ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट एक्स, वाई और जेड। तो अगर इसको डिफाइन कर रहे हैं तो उस स्पेस को हम क्या कह देंगे, वेक्टर फील्ड कह देंगे। और यदि हम स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो उस फील्ड को हम क्या कह देंगे, स्केलर फील्ड कह देंगे। एग्जांपल यदि हम इसका डिफाइन करना चाहें तो एग्जांपल हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आ गया जिसको आपने क्या कह दिया, चुंबकीय क्षेत्र आ गया, एटसेट्रा। तो ये हमारे पास एक जनरल डेफिनेशन आ गई स्केलर फील्ड एंड मैग्नेटिक स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड की, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट बात आती है हमारे पास, हमने स्केलर फील्ड का देखो दोनों फील्ड्स के लिए एसेंशियल कंडीशन आती है कि दोनों जो फील्ड हैं वो हमारे पास, उसमें जैसे किसी भी फील्ड में आपने किसी क्वांटिटी को आपने डिफाइन किया तो वो क्वांटिटी हमारे पास हमेशा सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। सिंगल वैल्यूड यानी एकल मानी होनी चाहिए, यानी किसी भी बिंदु पर उसका सिर्फ एक ही मान संभव है, एक से अधिक मान संभव नहीं है। तो दैट मीन्स द स्केलर फील्ड या द स्केलर क्वांटिटी इन ए स्केलर फील्ड शुड बी सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड मीन्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसका सिर्फ एक मान संभव है, एक से ज्यादा मान संभव नहीं है। तो स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड बोथ शुड बी सिंगल वैल्यूड। दोनों फलन जो हैं या दोनों क्षेत्र हैं वो हमारे पास एकल मानी होने चाहिए। दूसरी बात,
कोई भी जैसे दो स्केलर फील्ड हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप डिफाइन करते हैं तो अपन कहते हैं कि भाई ऐसा सरफेस आ गया जिसके ऊपर पोटेंशियल सेम है, उनको हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस कहते हैं। और इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। और यदि अपन वेक्टर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए, उसके डायरेक्शंस को डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस काम में ली जाती है ना, फिक्टिशियस होती हैं, काल्पनिक होती हैं। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि नो इलेक्ट्रिक लाइंस विल इंटरसेक्ट विद ईच अदर। कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं, दो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है ना। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन आ गई किसकी, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड की। ठीक है, हमारे पास देखो पहला टॉपिक है किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, अदिश क्षेत्र की प्रवणता, या हम कह दें ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ठीक है, देखो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड डेफिनेशन आती है हमारे पास किसी अदिश क्षेत्र में, किसी अदिश फलन में कह दूं, या अदिश क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, है ना, इन स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिफाइंस द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, है ना। यानी हमें वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो क्या करनी है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, है ना, किसमें, अदिश राशि या जो अदिश क्षेत्र हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें निकालनी है। और किसके सापेक्ष निकालनी है, दूरी के सापेक्ष हमें निकालनी है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई सिंपल से डेफिनेशन आ गई कि दूरी के सापेक्ष अदिश क्षेत्र में या अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, अदिश क्षेत्र की या अदिश फलन की प्रवणता कहलाएगी। द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डिफाइंस द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड या स्केलर फंक्शन। ठीक है, अब ये जैसे मैंने दो पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल, जैसे मैंने कह दिया ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसके ऊपर फ्लक्स का मान सपोजिट मैंने कह दिया फाई से मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये प्रश्न मैंने कह दिया S1 कह दिया, ये मैंने कह दिया S2। किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे मैंने ये फिर इस तरीके से बनाए हैं, किसी भी शेप के ये हो सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया ये ऐसी शेप आ गई और ऐसी शेप आ गई, कैसी भी शेप हम बता सकते हैं। इसके बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है कि दोनों जो सर्फेसेज हैं, दोनों सर्फेसेज के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, ये S1 आ गया, S2 आ गया, और इसके ऊपर मैंने कह दिया सपोजिट वैल्यू है फाई, प्लस में वैल्यू आ गई डी फाई। ठीक है, अब मैंने कह दिया सपोजिट इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया जिसको मैंने कह दिया, डिनोट कर दिया सपोजिट P से। इस P का पोजीशन वेक्टर है, ओरिजिन O के कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, R वेक्टर है। इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया मैंने जिसको मैंने कह दिया सपोजिट Q से डिफाइन कर दिया। इस Q का पोजीशन वेक्टर जो है वो कितना है, R, प्लस में वैल्यू आ गई dr आ गया। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आ गया, इसका पोजीशन वेक्टर आ गया। तो हम कहें कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या कह सकते हैं, सदिश योग के नियम से हम कहते हैं पहला सदिश इस दिशा में, दूसरा सदिश इस दिशा में, तो इस दिशा में क्या होगा, इसका परिणामी सदिश होगा। तो ये R है, ये R प्लस dr है, तो ये हमारे पास कितना बन गया, dr वेक्टर बन गया, है ना। ऐसा ही होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि ये पहला सदिश है A सदिश, ये दूसरा सदिश है B सदिश, तो रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। C इक्वल्स टू वैल्यू क्या आती है, A प्लस में वैल्यू आ गई B, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी बनी, R प्लस dr आ गया। ठीक है, और ये एक पॉइंट और ले लिया हमने सपोजिट PQ के बाद, इस पॉइंट को कह दिया मैंने R, और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया, है ना, एक परपेंडिकुलर अभिलंब सदिश नॉर्मल बना दिया। यूनिट वेक्टर मैंने कह दिया n कैप आ गया, है ना। यूनिट वेक्टर हमने डिफाइन कर दिया n कैप से, और मैंने कह दिया ये यूनिट वेक्टर जो है ये एंगल बना रहा है कितना, थीटा एंगल बना रहा है। और दोनों सर्फेसेस, है ना, इस तरीके से पैरेलल सर्फेसेस हैं। इन पैरेलल सर्फेसेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमने डिनोट किया किससे, dn से। तो क्यों हम कहते हैं ना कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य जो न्यूनतम दूरी आप डिफाइन कर सकते हो, किससे डिफाइन कर सकते हो, एक सरल रेखा से आप डिफाइन कर सकते हो। तो अदिश फलन की प्रवणता, अदिश फलन की प्रवणता देखो हमने कहा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, अदिश फलन की प्रवणता, है ना, या ग्रेडियंट ऑफ
स्केलर फंक्शन डिफाइन करते हैं हम ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू दूरी के सापेक्ष अधिकतम परिवर्तन की दर कौन से डायरेक्शन में, एन कैप डायरेक्शन में ऐसे लिखूं या मैं इसको क्या कह दूं, वैल्यू आगे डेल फाई या डी फाई लिख देता हूं, है ना। इसको थोड़ा सा समझने में आपको आसानी रहेगी। डी फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डी एन और वैल्यू आगे डी फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डी आर, कौन सी मैक्सिमम निकालनी है ना, एन कैप डायरेक्शन में। इक्वेशन नंबर आ गई फर्स्ट, ठीक है। अब मैं कहूं कि देखो इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ग्रेडियंट फाई मैं वैल्यू निकाल दूं कि ग्रेडियंट फाई डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया मैंने डी आर वेक्टर के साथ। देखो किसी भी अदिश फलन की प्रवणता है, ये हमेशा कैसी राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और सदिश राशि होती है। ग्रेडियंट है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी का लिया जाएगा और स्केलर क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट है वो कैसी क्वांटिटी आएगी, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर अगर मैं निकालता हूं तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डी फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डी एन, वैल्यू आ गई एन कैप डॉट वैल्यू आगे डी आर, या ग्रेडियंट फाई डॉट वैल्यू आगे डी आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डी फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डी एन, एन कैप डॉट डी आर। एन कैप हमने कहा कि नॉर्मल वेक्टर लिया, डी आर हमारे पास ये आ गया, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है ना। तो डॉट प्रोडक्ट हटाऊं, वैल्यू कितनी बनेगी, डी आर आ गया और वैल्यू आ गई कोस ऑफ थीटा, या ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट वैल्यू आगे डी आर वेक्टर इक्वल्स टू वैल्यू आगे डी फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डी एन, डी आर कोस थीटा। डी आर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में निकालें, है ना। डी आर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना एंगल है, थीटा, तो इधर कंपोनेंट निकालोगे तो कितना बनेगा, डी आर कोस ऑफ थीटा। डी आर कोस ऑफ थीटा किसके बराबर बन गया, डी एन के बराबर बन गया, है ना। डी एन इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डी आर कोस ऑफ थीटा आ गया, ठीक है। तो मैं कहूं कि देखो इसको यदि मैं कैलकुलेट करूं तो ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर, ग्रेडियंट फाई डॉट वैल्यू आगे डी आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डी फाई, या मैं इसको क्या लिख दूं, डी फाई इक्वल्स टू मैंने लिख दिया ग्रेडियंट फाई डॉट वैल्यू आ गई डी आर, ठीक है। इसको दे दिया हमने, इक्वेशन नंबर दे दें हम इसको, इक्वेशन नंबर दे दें हम इसको सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई ग्रेडियंट की, ठीक है। समीकरण 2 से हम कह रहे हैं कि डी फाई इक्वल्स टू ग्रेडियंट फाई डॉट वैल्यू आ गई डी आर। अब देखो हमने स्केलर फील्ड की अदिश क्षेत्र की परिभाषा जो हमने बताई थी, डेफिनेशन जो हमने बताई थी, वो हमने क्या कहा था कि भाई स्पेस के हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के रूप में, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के फंक्शंस के रूप में हम उस स्केलर फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, स्केलर फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास अदिश क्षेत्र या अदिश फलन हमने फाई से डिनोट किया है, अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूं, एक्स वाई जेड मैंने लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, फाई को फंक्शन लिख सकता हूं किसका, एक्स वाई और जेड का। इसका मतलब अगर मैं एक डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्वांटिटी निकालूं, डेल फाई इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बनेगी, डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डेल एक्स, ठीक है, और वैल्यू आगे डी एक्स प्लस वैल्यू आगे डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डेल वाई और वैल्यू आगे डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डेल जेड और वैल्यू आ गई डी जेड, ठीक है। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डी फाई इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को मैंने ऐसा लिख दिया, आई कैप डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आगे डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड, और डॉट प्रोडक्ट आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट आ गया, इसको क्या लिख सकता हूं, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप और डी जेड, ठीक है। हम कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या होता है, आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड आ गया, दैट मीन्स डी आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप और वैल्यू आ गई डी जेड। तो ये इक्वेशन देखो कितनी बनी,
इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन क्या बनेगी, डी फाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई। देखो इस इक्वेशन को अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1 बना। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1 है तो डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू में कितना बना, डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बनी, वैल्यू आ गई डी फाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आई कैप डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड, और डॉट प्रोडक्ट आ गया किसके साथ, डी आर सदिश के साथ। इक्वेशन नंबर दे दें हम इसको 3rd। ठीक है, तो एक तो आगे इक्वेशन 2nd आ गई और एक आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3rd। अब देखो दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, डॉट डी आर, तो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू वैल्यू कितनी बनी, आई कैप डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल वाई प्लस वैल्यू आ गई के कैप डेल फाई अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल जेड। ठीक है, इसी ग्रेडियंट फाई को देखो ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू डेल और वैल्यू आ गई फाई, है ना। इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाना आवश्यक नहीं है, यानी मैंने इसको ऐसे लिख दिया, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इंटू वैल्यू आ गई फाई, है ना। डेल जो है, डेल कितना बना, डेल ऑपरेटर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप और वैल्यू आ गई डेल अपॉन डेल जेड आ गया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रही है किसके लिए, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन के लिए। तो किसी भी इस अदिश फलन की प्रवणता या अदिश क्षेत्र की प्रवणता जो है वो हमेशा कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी। ठीक है, और डायरेक्शन यदि हम निकालें तो डायरेक्शन जिस सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग हम निकालना चाह रहे हैं हमेशा कौन सी डायरेक्शन में आएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसकी दिशा आएगी। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।